नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मैं मौजूद हूं जेडीयू कार्यालय में। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है और वहीं राजद 25 सीटों पर सिमट कर रह गई है। लेकिन आपको बता दें कि राजद में कहीं ना कहीं खटपट चल रही है। आपसी पारिवारिक माहौल वहां बना हुआ है। आपको बता दें, रोहिणी आचार्य 2 दिन पहले ही उन्होंने मीडिया के सामने वो आई थी और उन्होंने बताया था कि पार्टी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया और घर से भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनके साथ गाली गलौज की गई है। साथ ही उन पर चप्पल से मारा गया है उन्हें। और उन्होंने बोला था कि आपको जो भी बात करना है संजय, रमीश और तेजस्वी यादव से बात करें। वहीं तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन के फेवर में आकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन के साथ जिसने भी अत्याचार किया है अब सुदर्शन चक्र चलेगा, श्री कृष्ण की तरह। आप सोच सकते हैं कि जहां बिहार में महिलाओं की इज्जत दी जाती है, जहां बिहार में बहन को माँ का दर्जा दिया जाता है, वहीं पर ऐसा किसी नेता का किया जाना, और वो भी राजद जो कि बड़ी पार्टी मानी जाती है। लालू यादव के राज में कहीं ना कहीं राजद ने बहुत मुकाम हासिल किया है और लालू यादव के सामने ये सब जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक डर भी बैठ रहा है कि अगर सरकार में आती बिहार महागठबंधन तो महिलाओं का क्या होता। इसी सिलसिले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेडीयू कार्यालय और मैं जुड़ रही हूँ अविनाश पासवान से और इनसे जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर। क्या जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो अकेले पड़ रहे हैं या फिर वो सच में राजद पे अकेले ही राज करना चाह रहे हैं, इसलिए परिवार को दूर कर रहे हैं। और जो बात करें संजय यादव की, आखिर कौन है संजय यादव? क्या वही चाणक्य हैं जैसा रोहिणी आचार्य बताना चाह रही है? हम जुड़ेंगे इनसे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस तरीके से जो विश्वास दिखाया उन्होंने हमें मैंडेट दिया है वो बिल्कुल सराहनीय है और तहे दिल से धन्यवाद है। और ये पूरा का पूरा जो मामला अभी आप बता रही थी मीडिया मतलब अपने चैनल के माध्यम से, वो देखिए बिल्कुल ही इससे हमारी और जो राजद की पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है। जहां हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जहां हम 35% आरक्षण देने की बात करते हैं महिलाओं को सरकारी नौकरी में, जहां हम आरक्षण देने की बात करते हैं 50% पंचायत राज व्यवस्था में, वहीं पे अगर आप देखें तो राजद के परिवार में, अगर लालू प्रसाद जी के परिवार में इस तरीके की घटनाएं होती हैं जहाँ पे कि वहाँ पे बेटियों का सम्मान नहीं हो रहा है, आपको मैं बताऊं, और एक एक करके सारी बेटियां घर छोड़ रही हैं और उससे पहले तेज प्रताप यादव जी भी वहाँ से चले गए। हाँ। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जिस तरीके से वो माई बहन योजना की बात करते थे तेजस्वी यादव जी कि हर महीने 2500 रुपये दे देंगे, तो वो एक सिर्फ जलावा ही तो था बिहार की जनता के लिए। क्योंकि जब आप घर की महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बिहार की मतलब जो आबादी है 50% आबादी है महिलाएं हैं, उनका कैसे ख्याल रखेंगे आप? तो लेकिन बिहार की जनता इतनी समझदार और इतनी परिपक्व है कि जो इनकी मंशा थी और बिहार की जनता इसको समझती थी कि इनकी मंशा जो है बिल्कुल इनके मंशा में खोट है। इसीलिए जिस तरीके से इनको आईना दिखाने का काम किया है बिहार की जनता को, मैं सराहनीय मतलब ये है बिल्कुल कि बिहार की जनता कितनी पॉलिटिकली अवेयर्ड है कि इनके झांसे में नहीं आया और फिर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए को इतना बढ़क दिया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूँ। आपने कहा यहाँ पे महिलाओं के सम्मान की बात है, लेकिन बात करें क्या तेजस्वी यादव पे कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब चल रहा है कि क्या तेजस्वी यादव आरजेडी को टेक ओवर करना चाह रहे हैं या फिर मतलब परिवार में अकेले बॉस बनना चाह रहे हैं या फिर अकेले पढ़ते जा रहे हैं? क्या है आखिर, आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए, वैसे तो ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं वो, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं वो, और राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है बिहार की और अच्छी पार्टी थी लालू प्रसाद यादव जी के समय में। लेकिन जो अभी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो जिस तरीके के विवरण सामने आ रहे हैं, उससे तो साफ यही दिखता है कि वो परिवार में किसी को नहीं देखना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को अपना जागीर समझना चाह रहे हैं। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि आखिर वो करना ऐसा क्यों चाह रहे हैं।
बार बार एक चेहरा हमेशा, एक नाम हमेशा सामने आता है, वो है संजय यादव जी का। वो तेज प्रताप यादव जी हों या चाहे फिर रोहिणी आचार्य जी हों, ये सारे लोग एक ही व्यक्ति के पीछे नाम हमेशा उनका लेते रहता है, संजय यादव जी का। तो वो क्या बात है जिसको तेजस्वी यादव जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई और बात है? तो यहाँ पे इंटरप्ट करके बोलना चाहूँगी, जो वीडियो वायरल हो रहा है रोहिणी आचार्य का, उन्होंने उसमें भी कहा है कि अगर कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो संजय यादव से पूछे, रमेश से पूछे या फिर तेजस्वी यादव से पूछे। और उन्होंने बात की है कि उन्हें चप्पलों से मारा गया है, गाली गलौज किया गया। तो क्या लगता है कि जहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात करें, जहाँ पे बात करें कि बिहार की महिलाएं आगे बढ़ रही है, वहाँ पर ऐसी स्थिति, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें आज भी हो रही हैं, तो क्या ये बिहार को नीचे स्तर पर गिराने की कोशिश नहीं हो रही है? बिल्कुल 110% मैं आपको बताऊं, और ये पहला उदाहरण नहीं है उस परिवार की तरफ से। इससे पहले भी अगर आप देखें, तेज प्रताप यादव जी की जो पत्नी थी, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि उनके बाल खींचे गए, उनको घसीटा गया बाल पकड़ के। तो ये जो परिवार है, ये कहीं ना कहीं कहावत सही होते नजर आ रही है, जो वो कह रही थी वो सही हो रही है। बिल्कुल मैं ये सही कह रहा हूँ कि जिस घर में स्त्री का सम्मान ना हो, तो वो घर कब विलुप्त हो जाएगा उसका अंदाज़ा वो घर के परिवार के लोग भी नहीं लगा पाएंगे। महिला और स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और यह हमारा दायित्व है कि हम महिला का सम्मान करें। और झूठे वादे जो करते थे तेजस्वी यादव, उनका चेहरा सामने निकल के आ रहा है। और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ सीट मिल भी गई हैं। मैं आपको बताऊं, आने वाले चुनाव में जिस तरीके का उनका स्वरूप सामने निकल के आ रहा है, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके की वो डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं, वो बिहार की जनता समझती है इस बात को। जी। तो क्या लगता है इस बार जो उनके हारने का, जो 25 सीटों पे वो सिमट गए हैं कहीं ना कहीं? अभी मदन शाह जो सीतामढ़ी से 2020 में राजद से ही प्रत्याशी थे, उन्होंने टिकट 2025 में, अभी विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिलने पे लालू आवास यानी राबड़ी आवास के बाहर अपने कपड़े फाड़े थे, और उन्होंने बद्दुआ भी दी थी कि 25 सीटें पे सिमट के रह जाएगी राजद। तो क्या लगता है ये जो बद्दुआ उन्होंने दी वो लगी है या फिर कुछ और मांझरा है? देखिए, वो तो बिल्कुल, उन्होंने आरोप भी लगाया था कि संजय यादव जो हैं वो टिकट बेचने के लिए पैसे भी मांग रहे थे उनसे। उन्हें चाणक्य क्या कहा जा रहा है अभी राजद में? पता नहीं, चाणक्य कहना उनको, मुझे लगता है चाणक्य। यहाँ पर एक सवाल है, जो बार बार सब कह रहे चाणक्य है और संजय यादव का भी नाम आ रहा है, तो क्या चाणक्य वही है या कोई और बन रहा है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, चाणक्य जो भी हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि चाणक्य जैसे व्यक्तित्व, जो चाणक्य हमारे प्राचीन भारत के चाणक्य थे, उनके साथ इनका नाम जोड़ना और एक तरीके से तौहीन हो जाती है इनके नाम की। तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ, वो छलियाँ कह सकते हैं हम उनको, कि वो परिवार को तोड़ने के लिए बिहार में आए हैं। और मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब राजद परिवार हरियाणा से किसी को क्यों लेकर आ रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में। बिहार में क्या लोगों की कमी है? क्या इंटेलेक्चुअल्स की कमी है बिहार में? उनके पार्टी में भी कितने अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्या उनसे सलाह नहीं ली जा सकती थी? लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि क्या मजबूरी है तेजस्वी यादव जी की, कि बार बार ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं वो, कि वो एक क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं। अगर मैं आपको देखूं, नया जो नाम सामने आया है, रोहिणी आचार्य जी ने लिया है। मैं एक्चुअली अभी रमेश शायद नाम है उनका, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। उनकी भी जो, अगर आप देखें व्यक्तिगत तरीके से उनका जो व्यवहार रहा है, वो हमेशा ही क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग रहे हैं ये लोग। तो मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरीके से। कैमरा हमारे चैनल के सामने बोल रहे हैं कि वो मतलब जितने भी अभी इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं सारे क्रिमिनल माइंडेड है। मतलब देखिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर कोई आरोप है, बट हाँ, कुछ उनकी अगर आप देखें तो उनके क्षेत्र में जहाँ से वो आते हैं, थोड़ा बाहुबली टाइप के व्यक्ति हैं वो। तो इसी तरीके से लोगों को ये अपने साथ रख रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि बिहार की जनता को छोड़ के उनके ऊपर क्यों विश्वास नहीं है, और वो क्यों बाहर के लोगों को बिहार में लेकर आना चाहते हैं। जबकि राजद अपने आप में एक परिपक्व पार्टी हुआ करती थी किसी समय पे, और जो एक डाउनफॉल हुआ है उसमें ये कलेक्टिव है। मतलब संजय कुमार को लेकर आना, उसके बाद संजय यादव जी को लेकर आना, उसके बाद महिला के साथ इस तरीके से अपने परिवार में इस तरीके की हरकतें करना, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली अगर आप देखें तो ये इनके डाउनफॉल का कारण मुझे दिखता है। राजद जैसे बिहार के लिए कहीं ना कहीं एक मुख्य पार्टी के तौर पर उन्हें देखा जाता था, और अभी 25 सीटों पर सिमटने से कहीं ना कहीं मतलब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, या फिर ये खटपट पहले से चल रही थी। मतलब लोगों के
लग रहे हैं, अटकलें लग रहे हैं। लेकिन हम बात करें कि राजद में, तो जहाँ राजद इतनी बड़ी पार्टी है बिहार के लिए लोकतांत्रिक में, तो ऐसे में इसका सिमट जाना 25 सीटों पे क्या हैरान करने वाली बात नहीं है? बिल्कुल हैरान करने वाली बात है, लेकिन इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें ये होना ही था, क्योंकि जिस तरीके की नेगेटिव पॉलिटिक्स वो लोग कर रहे थे जनता के बीच में जाके। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देना और बस ये अनाउंसमेंट कर देना और उसके पीछे का ब्लूप्रिंट नहीं देना, जनता समझ गई कि भाई आप जो लिमिटेड बजट है बिहार स्टेट के पास, उसमें आप कैसे इतना सरकारी नौकरी दे देंगे। वहीं पे हम बोलते थे कि हम उन्होंने फिर उस पर ये भी बताया था कि हर घर नौकरी में, ये नहीं कि हम सारे ही घरों में देंगे, उन्होंने ये कहा था कि हमने उन घरों में देंगे जिनमें कभी सरकारी नौकरी थी ही नहीं, मतलब नौकरी किसी ने को नहीं मिली है, उन लोगों को हम नौकरी देंगे, ऐसा उन लोगों का स्टेटमेंट था। और फिर ऐसे कैसे मतलब सोच सकते हैं, हम मान सकते हैं कि हर घर नौकरी नहीं, लेकिन इन्होंने ये स्टेटमेंट तो दिया था। जी, तो आप देखिए कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि हर घर नौकरी देंगे, फिर जब अपोजिशन आने लग गया कि भाई आप हर घर नौकरी कैसे देंगे, तो फिर वो कहने लग गए कि जिस घर में सरकारी नौकरी है, तो वो अपना स्टैंड बराबर चेंज करते रहे। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा कि माई बहन योजना के माध्यम से 2500 रुपये देंगे हर महीने, लेकिन मैं जब फिर से देखा इनको कि और कुछ, तो मैनिफेस्टो आने के बाद उन्होंने ये कहा कि एक साथ ही 30,000 रुपये दे देंगे। तो उनका खुद का ही स्टैंड क्लियर नहीं था, तो वो जब अपने आप में क्लियर नहीं थे तो बिहार की जनता समझ गई कि ये खुद से कंफ्यूज्ड हैं, तो स्टेट को कैसे चला पाएंगे। इसीलिए बिहार की जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को बढ़ा। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, लेकिन विपक्ष अभी भी इसको लेकर कहीं ना कहीं हमलावर है कि ये जो सरकार बनी है कैसे, मतलब कहीं पता था वोट चोरी होगा, मतलब कहीं ना कहीं पता था कि कुछ कुछ गड़बड़ियाँ होंगी, लेकिन इतनी हद तक नहीं होंगी। उनका कहना है, उन्होंने साफ तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से भी कहा है कि जो महिलाओं को फ्री बीज दिया गया, 10-10 हज़ार का जो प्रलोभन दिया गया, इससे महिलाएं उनसे आकर्षित हुई है और यही कारण है कि महिलाओं का बड़ा हाथ माना गया है चुनाव के दौरान एनडीए दल का लाने का। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर सिंपली ये कहूँगा, सबसे पहली बात कि अब मैंडेट मिल चुका है हमें। अब ये जो भी कह लें, लेकिन मैं आपको अगर ये इस तरीके का आरोप लगाते हैं कि हमने 10,000 रुपये देकर महिलाओं के वोट को ख़रीदा है, तो मैं उसको डिनाई इसलिए करता हूँ क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ कि हमने महिला रोजगार योजना के माध्यम से या फिर जीविका दीदियों को पहली बार इस तरीके की सहायता राशि प्रदान की है। आपको मैं बताऊँ, जीविका जो स्कीम है उसके माध्यम से जीविका दीदियाँ 11 के समूह में जिस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन करके कोई रोजगार करती हैं, तो हर एक समूह के ऊपर हम लोग 1 से 1.5 लाख रुपए का सरकार सहायता करती है। तो ये कह देना कि पहली बार ऐसा हुआ, ये बिल्कुल गलत है। और जो ये लोग कहते हैं कि हमने फ्री बीज दिया है, तो मैं आपको बताऊं, वो 10,000 रुपये फ्री बीज नहीं है। उस 10,000 रुपये के माध्यम से अगर एक भी समूह, मतलब मान लीजिए कुछ समूह कोई रोजगार शुरू कर देते हैं, मान लीजिए एक समूह है, उसमें हर एक महिला को 10,000 रुपये मिले हैं, एक समूह में 11 लोग हैं, तो इस तरीके से हो जाता है कितना, 1,10,000 रुपये हो जाते हैं। वही 1,10,000 रुपये के कंट्रीब्यूशन से अगर वो छोटा सा एक रोज़गार शुरू कर देते हैं, तो आप ये समझिए कि वही पैसा मनी मल्टीप्लायर के तौर पे काम करेगा। तो ये कह देना बिना आंकलन के कि वो एक फ्री भी है, मैं इसको सरासर गलत समझता हूँ और उनकी बौखलाहट है, ये सीधे सीधे उनकी बौखलाहट है। तब कहना चाह रही है ये सब बौखलाहट में? बिल्कुल 110%। अब तो हार गए हैं तो दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, वो खुद को, जबकि उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे तरफ से कहाँ गलती हो गई है। जबकि मैं आपको बताऊं, वो दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कहीं कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वीवीपैट को लेकर जो, हाँ, वो भी मुद्दा है कि वोट चोरी हो गई। सारी प्रक्रिया, अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो आप हाईकोर्ट जाइए भाई, हाईकोर्ट जाके आप कंप्लेन करिए, आप वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करिए। लेकिन आप सिर्फ मीडिया में आके इस तरीके की बौखलाहट देंगे तो जनता समझ रही है कि आपके पास अब कुछ है नहीं, तो इस तरीके के एलिगेशंस, बेसलेस एलिगेशंस लगाने का काम कर रहे हैं आप। बात करें तेज प्रताप यादव से, जब ये सवाल किया गया रोहिणी आचार्य को लेकर कि उन पे हाथ उठाया गया है, उन पे गाली गलौज किया गया, तो उन्होंने बस एक लाइन कहा है कि मेरी बहन पर जिसने भी ये काम अत्याचार किया है, श्री कृष्ण का चक्र उठेगा। तो क्या लगता है, ये राजनीतिक है या फिर सच में भाई होने का फ़र्ज़ वो निभा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल दोनों ही हो सकता है। वो जब ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का चक्र, सुदर्शन चक्र चलेगा, तो उसमें ये कहते हैं कि जनता उनको देख रही है। साथ साथ में एक भाई होने के नाते
पीड़ा तो है ही कि उनकी बहन के साथ ऐसा हो रहा है। अब दूसरा भाई तेजस्वी यादव भले ही इस बात को ना समझ पाएँ, लेकिन तेज प्रताप यादव तो इस बात को समझते हैं क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं, तेज प्रताप यादव जी ने जो इमोशनली स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली भी करेक्ट है। और ऐसा मैं बताऊं कि और वो सुदर्शन चक्र इस तरीके से चलेगा कि तेजस्वी यादव जो भी ये मनमानी कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसा होगा कि इनकी पार्टी जो है ना वो एकदम उनका सुपड़ा साफ हो जाना है और बिहार से इनका अस्तित्व खत्म हो जाना है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि राजद अब जो बिहार की बड़ी पार्टी मानी जाती थी लोकतांत्रिक में, अब नहीं रहेगी, मतलब अगर ऐसा ही हालत रहा? बिल्कुल 100। अगर उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया तो इनका जनता, क्योंकि देखिए ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक डेमोक्रेसी है, उसमें जनता ही मालिक है, ठीक है। तो जनता चीज़ें सब देखती है। आजकल तो मीडिया का, पहले तो वो सिस्टम नहीं था, लेकिन आज एक कोई भी इंसिडेंट होता है तो अगले सेकंड वो जनता के पास पहुंच जाता है और जनता अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से उसका एनालिसिस करती है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आप मीडिया में आके कुछ भी बयानबाजी कर दें, लेकिन जनता हर चीज़ को एनालाइज करती है अपने तरीके से। जनता बहुत इमोशनल है। जनता समझती है कि जब ये अपने परिवार की बेटियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उसकी इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे इतने मतलब आधी आबादी जो है महिलाओं की, उसकी रक्षा कैसे करेंगे। और अगर यही इनकी हरकत रही तो आप देखिएगा, ये मैं आपको ये क्या ऑन कैमरा बता रहा हूँ, इनका सुपड़ा साफ हो जाना है। बिहार की जनता इनका सुपड़ा साफ कर देगी बिहार से। जी, अब इतनी बड़ी बात मतलब खुले आम कैमरे में बोल रहे हैं। जी 110%। और ये मैं नहीं बोल रहा, मैं ये विश्वास रखता हूँ जनता के मैंडेट पे, क्योंकि जिस तरीके से थोड़ा सा मौका दे दिया जनता ने इनको, लेकिन यही हरकतें इनकी कंटिन्यू रही तो अगली बार ये भी ख़त्म हो जाएगा इनका। तो आपने सुना अविनाश पासवान की बात, उन्होंने कह दिया है कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते वो कहाँ से सरकार में आएंगे। ये जनता भाप भी ली थी कहीं ना कहीं कि महिलाओं का तेजस्वी यादव के आने के बाद से कोई सम्मान नहीं होगा, और चुनाव के बाद जो तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं वो सामने दिख रहा है। परिवार से दूर जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव पहले ही घर से निकाले गए थे, खुद भी वो पार्टी बनाकर चुनाव लड़े हैं। वहीं अब रोहिणी आचार्य को पार्टी से भी निकाल दिया गया और घर से भी, और साथ ही उनके साथ गाली गलौज किया गया है, चप्पलों से उन्हें मारा गया है। उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया है। तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? अगर सोचिए जब बिहार महागठबंधन आता तो महिलाओं का क्या हाल होता। यही सब सोचते हुए इसलिए इस बार महिलाओं ने एनडीए दल को चुनाव में जिताया। और बात करें विपक्ष जहां पर हमलावर थी कि 10,000 रुपये का फ्री बीज देकर महिलाओं को प्रलोभन देकर आकर्षित किया गया है, तो ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए एनडीए दल ने शुरुआत से ही काम किया है, इसलिए महिलाएं उनके साथ है, ऐसा कहना है अविनाश पासवान का। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।